तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का अगला लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यही समझना पड़ेगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। इट ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब दूसरा बात कि ये होता क्या है, तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो केवल सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में है, इस बात पे नहीं डिपेंड करें कि उनका नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, इस बात पे नहीं डिपेंड करती हैं। तो लिख लीजिए है ना, द प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड ऑन number of solute particle irrespective of its nature। ये बात आपको याद रखना है कि ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ कितने नंबर्स में है, क्वांटिटी क्या है इस पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला होता है RLVP। RLVP का मतलब है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टीज जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसको हम लोग RLVP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट ले लीजिए जैसे वाटर। अब वाटर का जो वेपर्स होगा यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट करेगा इसके लिक्विड सरफेस पे, तो इसको हम मान लेते हैं P1 नोड। और दूसरी बार हम लोगों ने क्या किया, इसमें इस वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे रहे हैं जैसे NaCl, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जिसके वेपर ना बने। अब आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया था कि जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट होते हैं या कोई भी प्योर फॉर्म में जो लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। यानी अगर यहाँ पे मान लूँ कि इसका जो वेपर प्रेशर है P1, तो P1 नोड जो है P1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे समझिए कि यहाँ पे वेपर प्रेशर मान लेते हैं 100 है और यहाँ पे वेपर प्रेशर मान लें 80 है, तो कितने की डिक्रीज हो रही है, 20 की।
जो डिक्रीज आ रही है 100 माइनस 80 20। अब इसी 20 को हम लोग कहेंगे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लिख सकते हैं आप लोग कि व्हेन इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added into pure solvent, its vapor pressure decreases. Pressure decreases and this decrease in vapor pressure termed as lowering in vapor pressure। यानी देखिए P1 ज़्यादा है, P1 नोट जो है P1 से ज़्यादा है, तो कितनी की डिक्रीज होगी? तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। यानी यही आपका कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, तो इसने आपसे पूछा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब होता है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और हमेशा रिस्पेक्ट हम इनिशियल वाले थिंग्स पे देखते हैं। तो इनिशियल में प्रेशर कितना है? P1 नोड है, यानी P1 नोड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? P1 नोड माइनस P1, और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? इनिशियल प्रेशर, यानी P1 नोड के रिस्पेक्ट में। तो P1 नोट से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड। यही आपका कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब समझिए इसके बाद, देखिए राउल्ट्स लॉ से, है ना, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आपको पता है P1 बराबर होता है P1 नॉट x1। पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो RLVP बराबर हो जाएगा P1 नोट माइनस P1 की जगह रख देंगे P1 नोट x1 अपान में P1 नोट, और यहाँ से P1 नोट कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस x1 अपान में P1 नोट। P1 नोट से P1 नोट कैंसर, तो RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा 1 माइनस x2। और आपको पता है कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, मोल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है। यहाँ पे x1 है, तो देखिए x1 को उधर ले जाइए तो x2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x1, यानी RLVP बराबर हो जाएगा 1 माइनस x1। और 1 माइनस x1 बराबर किसके इक्वल है? x2 के, तो RLVP बराबर हो जाएगा x2। यानी हम बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। तो यहाँ पर हम नोट करके लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of the solute। ये बात आप लिख लीजिए। चलिए पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। और इस वाले इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं। देखिए जो रिलेटिव RLVP है
यानी P1 नोट माइनस P1 अपान में P1 नोट किसके इक्वल है, x2 के। यानी P1 नोट माइनस P1 अपान P1 नोट, देखिए मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, ये सॉल्यूट का है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपान में N1 प्लस N2। अब आपको पता है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी N1 प्लस N2 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो N2 होता है सॉल्यूट के मोल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर से हटा देते हैं, यानी इसको हम लोग ले लेंगे N1 के इक्वल नियर अबाउट। तो P1 नोट माइनस P1 बराबर हो जाएगा अपन P1 नोट, यानी RLVP N2 अपान N1, और N2 बराबर हो जाएगा W2 अपान M2, और N1 बराबर हो जाएगा नीचे W1 अपान M1। यानी मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। N2 सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का गिवन मास अपन में सॉल्यूट का मोलर मास, N1 सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का गिवन मास अपन सॉल्वेंट का मोलर मास। इसका अंदर और इसका बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो RLVP बराबर यानी P1 नोट माइनस P1 अपान में P1 नोट बराबर हो जाएगा W2 M1 अपान में M2 इंटू W1। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए और ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। P1 नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और M1 जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इन सारी बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। और इस पे न्यूमेरिकल करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। करें कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। प्योर बेंजीन है, ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट है, इसका मास कम है, नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस है तो सॉल्यूट कहलाएगा। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। चलिए अब लिखते हैं क्या क्या डेटा दिया है। करें द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। अच्छा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये आपका एक बेंजीन है, तो कह रहे कि इसका जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी P1 नोट, वो कितना दिया है 0.850 बार। प्योर बेंजीन को P1 नोट से दर्शाते हैं। अब इसमें नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड दिया जाता है। ये बेंजीन है जिसका मास है 39 ग्राम, इसने दे रखा है, और इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं 0.5 ग्राम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इसकी वजह से वेपर बनेंगे नहीं तो इसका वेपर प्रेशर नहीं लगेगा।
जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा P1 के कारण वो कितना दे रहा है, तो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845 बार। तो P1 इतना दिया है P1 नोड, और P1 दे रहा है 0.845 बार। मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी W1 दे रहा है 39, और मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी M1 दे रहा है 78, और मास ऑफ द सॉल्यूट यानी W2 दे रहा है 0.5 ग्राम। और आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, यानी आपसे पूछ रहा है M2। तो हम लोग RLVP लगाते हैं यूजिंग RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, P1 नोड माइनस P1 अपन P1 नोड इक्वल टू W2 अपन M2 इंटू में W1 M1, ये होता है। अब P1 नोड कितना दे रहा है 0.850 माइनस P1 कितना दे रहा है 0.845, P1 नोट कितना दे रहा है फिर 0.850, W2 यानी मास ऑफ द सॉल्यूट 0.5 एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट 78। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा है, मास ऑफ द सॉल्वेंट 39, डिवाइड कर दीजिए 2 बार में कटेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.005 अपान में 0.850, और ये देखिए 2 5 ज़ा 10 1 अपान M2, ये 2 बचा है तो 2 5 ज़ा 10 और 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। 3 प्लेस पे डेसिमल, 3 प्लेस पे नीचे भी डेसिमल, तो इसको कट कर दीजिए तो 5 अपान 850 इक्वल टू 1 अपान M2, तो M2 बराबर हो जाएगा 850 अपान 5 विच इज इक्वल टू 170, यानी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो आएगा 170। नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब जो दूसरी हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको समझते हैं। तो लिख लीजिए कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस या लिक्विड कोई भी चीजें ले सकते हैं, इज इक्वल टू या बिकेम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm। यानी देखिए, एक हम इसमें सब्सटेंस ले रहे हैं और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, और टेम्परेचर देखिए जब हीट देंगे तो यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, और ये वेपर प्रेशर लिक्विड के सरफेस, ये जो वेपर है लिक्विड के सरफेस पे वेपर प्रेशर लगाएंगे। अगर ये वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर पे 1 atm हो जा रहा है तो हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं कि ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे सपोज कीजिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर के वेपर प्रेशर होगा वो 1 atm हो गया होगा। सिंपल सा मतलब है। अब दूसरी बात समझिए, ये तो डेफिनेशन थी। आगे देखिए, हम मान लेते हैं ये प्योर लिक्विड है, प्योर कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं,
और इसमें हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे रहे हैं। इसी सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं और सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको पता है पिछले लेक्चर में कि प्योर सॉल्वेंट का या प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है यानी P1 नोट और ये है P1, तो आपको पता है कि P1 नोट ग्रेटर होता है P1 से। अब इसका वेपर प्रेशर ग्रेटर है यानी ये 1 atm इसका वेपर प्रेशर आसानी से बन जाएगा, जबकि इसका वेपर प्रेशर आसानी से बनेगा नहीं। तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं नोट करके कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूट added into pure solvent, its boiling point increases. And this increase term as elevation in boiling point. प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी नोड है और इसका क्या है टीबी है। तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी जो है टीबी नोड से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो कितना मान लीजिए कि ये सपोज कर लीजिए कि ये कोई सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है, तो इसका ज़्यादा होगा, इसका मान लेते हैं 100। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 20 का, यानी 100 माइनस 80 तो कितना आएगा 20। तो हम बोलेंगे कि ये जो 20 है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, यानी बड़े में से छोटे को हम लोग क्या कर देंगे माइनस, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नोड। यही आपका कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। तो हमको यहां से पता चला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। और ये जो डेल्टा टीबी होता है यानी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, elevation in boiling point is directly proportional to molar concentration of the solute। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि elevation of boiling point is directly proportional to molar concentration of solute। अब देखिए अगर पर्सनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है विच इज के बी, यानी डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा के बी इंटू एम। और आपको पता है कि मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपान में मास ऑफ द सॉल्वेंट, और ये केजी में लेते हैं। और एन बराबर होता है यानी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट होता है
n क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये गिवन मास होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी W2 अपान M2। यहां पे हम लोग रख देते हैं, तो M बराबर हो जाएगा W2 अपान M2 इंटू में W1, और ये किस में लेना है, केजी में। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी इंटू में W2 अपान में M2 इंटू में W1, और ये किस में लेंगे, केजी में। और यदि मान लीजिए ये ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये ग्राम में लेंगे तब। अब आपको सारे से टर्म करके बता देते हैं कि क्या क्या है। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा, टीबी माइनस टीबी नोट, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और केबी क्या होता है, तो एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। या इसको ये भी बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और यहां पर क्या है, W2 मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, आप लोग नोट करके इसको लिख लीजिए। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को करते हैं, कह रहे हैं कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ये वाटर है 1 kg, और इसमें 18 ग्राम आप लोग ग्लूकोज मिला रहे हैं C6H12O6। अब ये कम है तो ये सॉल्यूट है, और ये ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट है। और कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, मतलब जब इसको मिला दे रहे हैं ग्लूकोज और वाटर तो इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टीबी आपसे पूछ रहा है। चलिए, और कह रहा है कि केबी फॉर वाटर इज इतना। तो देखिए क्या क्या दिया है, मास ऑफ द सॉल्यूट यानी W2 18 ग्राम विच इज ग्लूकोज, मास ऑफ द सॉल्वेंट वाटर है W1 1 kg, एंड केबी कितना दिया है 0.52 केल्विन इंटू केजी इंटू मोल पर माइनस। तो देखो हम लोग ना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट लगाते हैं, क्या होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, यानी और ये भी होता है केबी, एम बराबर होता है W2 अपान में M2 इंटू W1, और ये केजी में रखते हैं, इसी पर रख देते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर कितना हो जाएगा, केबी कितना दिया है 0.52,
और मास ऑफ द सॉल्यूट 18। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है 180 होता है। एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg। चलिए, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 टू 8 1 जा 8 8 10 जा 100, यानी 10 into 1, तो 0.52 अपॉन 10 ये हो जाएगा 0.052। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है कि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नोट। तो रख दे रहे हैं टीबी माइनस टीबी नोट, और डेल्टा टीबी बराबर कितना दिया है 0.052। और ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 केल्विन इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 373.15। यहाँ पे पुट कर देते हैं 373.15 बराबर 0.052। तो यहाँ से टीबी बराबर आ जाएगा आपका, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 373.15 प्लस 0.052। ऐड करेंगे इसको तो 2 5 5 10 और 112.373 केल्विन। ये इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा 373.202 केल्विन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस कर लिया। अब इसमें ना लास्ट में हम आप लोगों को ग्राफ बता दे रहे हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो ग्राफ जो है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर है। तो देखो समझते हैं। हम मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा टीबी नो, और इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, जैसे NaCl सॉल्वेंट में। अब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टीबी हो गया। तो देखो, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना दोनों का, तभी कंसीडर किया जाता है उसी टेम्परेचर पे जब इन लोगों का वेपर प्रेशर दोनों का कितना हो जाना चाहिए 1 atm। यानी जो दोनों का प्रेशर है वो किसके इक्वल होना चाहिए 1 atm। तो हम ये प्योर सॉल्वेंट के लिए ले रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर सपोज कर लीजिए कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ता बढ़ते गया, और ये कितने पर हो गया 1 atm पे। तो जिस टेम्परेचर पर 1 atm होगा उसी को हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के लिए है। अब देखो सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन का भी क्या होगा, बढ़ेगा ऐसे, और इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए 1 atm। अब जिस टेम्परेचर पे होगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी टीबी। अब देखो, जो टीबी और टीबी नोट के बीच में जो डिफरेंस है, यानी टीबी नोट से टीबी जितना इंक्रीज हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। तो हम लोग ग्राफ समझ लें। अब हम लोग समझते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि द टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर of its solid became equal to atmospheric pressure. और दूसरी बात समझिए, ये मान लेते प्योर सॉल्वेंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF नोड, तो नन वोलाटाइल ऐड करने की वजह से कोई नन वोलाटाइल इसमें सॉल्यूट डाल देंगे इस सॉल्वेंट में, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, यानी TF हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना है कि TF नोड जो है TF से क्या है, ज़्यादा है, यानी सपोज तो ये प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो डिक्रीज हो रहा है ना प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से, जो डिक्रीज हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added into pure solvent, its freezing point decreases, and this decrease term as depression in freezing point. Depression in freezing point. तो ये ज्यादा और ये कम है, तो कितने का कमी आ रही है, तो जो हायर है लो, हायर में से लोअर को माइनस कर देंगे, यानी TF नोड में से TF को क्या कर देंगे, माइनस, तो ये आ जाएगा डेल्टा TF, और इसी को कहते हैं डेल्टा TF को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molar concentration of solute. Molar concentration of solute, यानी अब जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KF, और M बराबर हम आपको बताए ही है, क्या बताए थे, W2 अपान M2 इंटू W1, और ये kg में लेते हैं। अगर ये ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये भी बात नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके टर्म्स कौन कौन से वो बता दे रहे हैं हम आपको। चलिए तो टर्म समझ लीजिए, है ना। TF नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और W2 क्या होता है, तो W2 लिख लीजिएगा मास ऑफ द सॉल्यूट। M2 जो होता है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी लिख दे रहे हैं। W2 मास ऑफ सॉल्यूट,
W1 मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M1 तो मोलर मास, M1 नहीं दिया, M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए और यही होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ तक हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लिया है। एक बज रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू क्लास।